नमस्कार भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सरकार द्वारा आंगनबाड़ी आशा शिक्षा मित्र को नियमित न करने का सबसे बड़ा कारण क्या है। यह बहुत बड़ी खबर है बहनों। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आंगनबाड़ी आशा शिक्षा मित्र को नियमित न करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको पूरी सूचना दिखाते हैं। नियमावली 2016 के समूह ग और घ में कार्यरत कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में। ध्यान से सुनना बहनों। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 12 सितंबर 2016 दिनांक 12 सितंबर 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूह ग और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित। आपको पढ़ के बताती हूँ भाई और बहनों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। अधिसूचना प्रकीर्ण संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेश अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। उत्तर प्रदेश समूह ग और घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016। यह नियमावली उत्तर प्रदेश और समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली 2016 कही जाएगी। आइए मैं आप लोगों को इसको सरल शब्दों में बताती हूँ। नियमावली 2016 किन किन लोगों पर लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में कार्य कर रहे आंगनबाड़ी आशा शिक्षा मित्र जैसे अनेकों वर्कर एक अल्प मानदेय पर कार्य करते हैं। चूंकि ये वर्कर सभी कार्य एक नियमित कर्मी के समान करते हैं, लेकिन इनको सरकार नियमित कर्मी का दर्जा नहीं देती, जिसके कारण इनको वेतन के नाम पर अल्प मानदेय दिया जाता है। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास में काम करती हैं, आशा स्वास्थ्य विभाग में काम करती हैं और शिक्षा मित्र शिक्षा विभाग में काम करते हैं। ये अलग अलग विभागों में काम करते हैं। इन लोगों को अल्प मानदेय दिया जाता है। सरकार इनको नियमित कर्मी का दर्जा नहीं देती, जिसके कारण इनको वेतन के नाम पर अल्प मानदेय दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को भी अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें कुछ श्रेणी के संविदा कर्मियों को एक नियमित कर्मी के समान सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही इनको वेतन भी लगभग समान दिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से संविदा कर्मी हैं जिन्हें नियमावली 2016 से बाहर रखा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में संविदा दैनिक मजदूर या तैनात किए गए हैं तो आप उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी विनियमितीकरण 2016 की नियमावली के अंतर्गत आएंगे। वर्ष 2016 में प्रमुख सचिव किशन सिंह आटोरिया द्वारा जारी इस नियमावली में सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों की श्रेणी निर्धारित करने के संबंध में नियमावली जारी की गई थी, जिसमें इन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मी विनियमितीकरण नियमावली 2016 के अधीन होंगे। इस नियमावली में मुख्य सचिव द्वारा उन सभी कर्मियों की श्रेणी को स्पष्ट किया है जो राज्य सरकार की योजनाओं उपक्रमों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही इस नियमावली में उन कर्मियों का भी उल्लेख किया गया है
जिन कर्मियों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विनियमितीकरण नियमावली 2016 लागू नहीं होगी, जबकि प्रदेश में इन कर्मियों की संख्या लाखों में है जो अलग अलग विभागों में कार्य करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई और बहनों, उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। नियमावली 2016 के अंतर्गत बहुत से संविदा कर्मियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी विभाग में दैनिक मजदूरी पर कार्य प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे किसी व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गई है, वहां संबंधित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा। इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं किया जा सकता। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे भाई और बहनों कि नियमावली 2016 में जितने भी संविदा कर्मी दिहाड़ी मजदूर हैं वो लोग अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं कर सकते। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को तो समाज सेविका का दर्जा दिया जाता है, उनको तो श्रमिक वर्ग में भी नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न विभागों के कार्यरत कर्मी पर नियमावली लागू नहीं होगी। यह नियमावली किस किस पे लागू नहीं है बहनों, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र से लगे नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। अगला पढ़ते हैं। शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। महिला एवं बाल विकास में काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और शिक्षा मित्र और किसान मित्र, ये दोनों लोग नहीं आएंगे। आगे देखते हैं कौन नहीं आता है। होमगार्ड, स्वयंसेवक और प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। आगे देखते हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आशा बहू के रूप में लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। अब यहीं पर आप देख लीजिए भाई और बहनों की आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, होमगार्ड, स्वयंसेवक और आशा बहू इस नियमावली में नहीं आती हैं। आगे पढ़ते हैं। मौसमी संग्रह अमीन, मौसमी चपरासी। छठा, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिए लगे हुए नियोजित परिनियोजित व्यक्ति। राज्य सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन नियत मानदेय पर लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। राज्य सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन नियत मानदेय पर लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा योजना के अधीन लगे हुए नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का समूह जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।